हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। स्टडी रूम में मृत्युंजय, कशिश, राजीव, अमृत, करण, चित्रांग, शोभित स्टडी रूम में थे। जब नित्या अंदर आती है, नित्या को देख कर करण कशिश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नित्या से बात करनी है। कशिश करण की बात सुनकर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, नित्या, मैंने अपना फैसला दे लिया है भाई, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। नित्या ने सपाट लहजे में कहा, जिसे सुनकर करण नित्या के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो नित्या उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। करण ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, जिसे सुनकर नित्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। करण नित्या की बात को इग्नोर कर कशिश की तरफ देखते हुए बोला, मैं बालकनी में जाना चाहता हूँ। कशिश करण की बात पर अपना सिर हिला देता है तो करण नित्या को लेकर बालकनी में चला जाता है। करण नित्या को बालकनी में लाकर दरवाजे बंद कर देता है और नित्या की तरफ देखने लगता है, जिस पर नित्या कहती है, जो बात करनी है जल्दी करो। करण नित्या की बात पर बोला, एक बात बताओ, तुझे मैं अच्छा क्यों नहीं लगता। नित्या करण की बात पर बड़े ही रूढ़ अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे बात मत करो। जो बात करनी है सीधा करो, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। नित्या के बाद करण अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया, तो तुम बताओ, मैं तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता। नित्या करण की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि मुझे तुमसे घिन आती है। जब तुम मुझे छूते हो ना, तब मुझे खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नित्या के बात पर करण उसे देखते हुए, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो किसी और से प्यार करता है, और मुझे नहीं लगता कि वो उससे छोड़ेगा। मैं उसकी पूरी ज़िंदगी इंतजार कर सकती हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं। नित्या ने करण के नज़र को फेरते हुए, जिसे सुनकर करण नित्या के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोले, नित्या, डोंट टच मी, जो बात करनी है दूर रख कर करो। नित्या ने करण के हाथ को झटकते हुए, जिसे सुनकर अपने झटके हुए हाथ को देखकर पलट कर बालकनी में लगे रेलिंग को पकड़ सूर्य की तरफ देखती बोले, तुम इस सूरज को देख रही हो। चांद और सूरज बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चांद अक्सर सूरज की रोशनी के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। मैं तुम्हारे लिए कमज़ोर पड़ने को भी तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए नित्या, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी प्यार मैं कर लूँगा। बस इतनी सी बात समझ कर मुझे मत छोड़ो। तुम्हें वो पल याद होंगे जब हम साथ में रशिया में थे, कैसे झगड़ते थे लेकिन फिर भी हम साथ थे। मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे रह सकता हूँ। मेरा तुमसे बदतमीजी करने का इरादा तुम्हारे जिस्म को पाना नहीं था, कभी भी मेरा मकसद तुम्हारे जिस्म को पाना नहीं था। मैं तो तुम्हें पाना चाहता था दिल से, और आज भी तुम्हें ही पाना चाहता हूँ। मैं डाइवोर्स नहीं चाहता नित्या, बिकॉज लव यू सो मच, प्लीज़ डोंट लीव मी। ये कहते हुए करण मुड़कर नित्या की तरफ देखता है, लेकिन नित्या वहाँ पर नहीं थी। करण दरवाजे की तरफ देखता है, जो कि खुला हुआ था। करण के कान और नाक लाल हो जाते हैं, उसकी आंखें भी लाल हो जाती है, जिनमें आंसू भर जाते, लेकिन करण उन्हें बहने नहीं देता और अपना सिर ऊपर करके बंद कर गहरी सांस भर के अपने कोट को ठीक करते हुए अंदर आता है। और करण अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर भी नित्या नहीं थी। नित्या को वहाँ न देखकर करण की सांस में सांस आती है और वो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। मृत्युंजय करण को चुपचाप खड़ा हुआ देख कर, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो। करण मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, नित्या कहाँ है। कशिश डाइवोर्स पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, साइन करके चली गई। कशिश की बात सुनकर करण को अपना शरीर सुन पड़ता हुआ महसूस होने लगता है। जिसे देखकर चित्रांक उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता और नम आवाज में कहता है, मुझे माफ़ कर दे यार, यह सब मेरे कारण हो रहा है। करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर डाइवोर्स पेपर के पास आता है और उसमें नित्या के सिग्नेचर को देखने के बाद कांपते हाथों से पेन उठाकर खुद भी साइन कर देता है। करण डाइवोर्स पेपर पर साइन कर हल्का सा हंसकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। चित्रांग उसके पीछे जाने लगा, जिस पर मृत्युंजय उसे रोकते हुए बोला, चित्रांग, कल तुम्हें मित्तल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाएगा। चित्रांग मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है और दौड़ते हुए स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। चित्रांग स्टडी रूम से बाहर आता है तो देखता है करण बिना किसी से बात करे सीधा विला से बाहर जा रहा था। चित्रांग सीढ़ियों से उतरते हुए तेज आवाज में, करण, लेकिन करण चित्रांग की कोई बात नहीं सुनता। चित्रांग बाहर आता है और करण को रुकवाने के लिए बाहर जाने लगता है, तो करण अपने कार में बैठकर वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। चित्रांग जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठकर करण के पीछे निकल जाता है। नित्या अपने कमरे की बालकनी में खड़ी सब कुछ देख रही थी और अपनी नजरें फेर कर फिर से कमरे में आ जाती है। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक अपने फार्म हाउस के गार्डन में खड़ा हुआ था। उसके साथ में सेल्वन और रिवान भी था, जो कि गोवा से स्पेशल प्रकृति का बुलाने पर वापस मुंबई आया था। ऋतिक के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी थोड़ी अधमरी हालत में खड़ा हुआ था। सेल्वन उसे शख्स की तरफ देखते हुए जाकर
कान में धीरे से बोला, मुहूर्त निकला जा रहा है, मैडम बुला रही है। रिवान सेल्वन की बात सुनकर उस आदमी के पास जाकर उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता तुझे यहाँ पर जासूसी के लिए किसने भेजा है? रिवान के सवाल पर वो आदमी उसे देखते बोला, मार दो लेकिन नहीं बताऊंगा। ऋतिक उस आदमी की बात पर हल्का सा स्मृति के साथ बोला, डू के कुत्ते उसके परमिशन के बगैर जुबान नहीं खोलते। रीति की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी वहाँ पर एक मर्सिडीज आकर रुकती है जिसमें से आरू और विक्रम बाहर आते हैं। विक्रम जिसकी नज़र गार्डन पर थे आरू की तरफ देखते हुए बोला, अंदर आ जाओ, मैं ऋतिक से मिलकर अंदर जाओ, मैं ऋतिक से मिलकर आता हूँ। आरू विक्रम की बात पर अपना सिर हिलाते हुए फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। विक्रम एक नज़र उस आदमी को देखने के बाद ऋतिक के करीब आते हुए, कौन है ये? रिवान विक्रम के सवाल का जवाब देते हुए, जासूसी करने आया था, पकड़ा गया, लेकिन हमारे बॉस तो अंतर्यामी है, उन्हें बिना उसकी जुबान खोले पता चल गया कि ये किसका आदमी है, लेकिन मुझे नहीं पता। रिवान की बात पर विक्रम ऋतिक की तरफ देखते हुए, यार रक्षाबंधन के दिन तो कम से कम ये सब तमाशा छोड़ो। तभी वहाँ पर भास्कर, रजवी और द्विवेदी आकर रुकते हैं, जिसके साथ एक गन शॉट की आवाज़ आती है और वो आदमी वहीं घास पर लेट जाता है। विक्रम घूरकर ऋतिक की तरफ देखता है तो ऋतिक अपने गन रिवान के हाथ तरफ उछालते हुए विक्रम से कहता है, तुमने कहा तमाशा खत्म करो, मैंने कर दिया। उसके बाद ऋतिक सेल्वन की तरफ देखते हुए लड्डू के पास पार्सल कर दो और कहो दोबारा मेरी ज़िंदगी में ताका झाकी करने की कोशिश न करो। सेल्वन ऋतिक के बाद अपना सिर हिला देता है और ऋतिक अपने ब्लैक बिजनेस सूट में लॉन्ग ओवरकोट उठाकर पहनते हुए एक नज़र भास्कर, रजवीर और द्विवेदी पर डालने के बाद अंदर चला जाता है। विक्रम एक आह भरते हुए उसके पीछे फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। ऋतिक जब लिविंग हॉल में पहुंचता है तो उसकी नज़र सीधा प्रकृति पर चली जाती है, जिसने बेबी पिंक कलर का फुल स्लीव ब्लाउज वाली साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसके बैक शो हो रहे थे। भास्कर अपने गोद में एक करीब 5 साल के बच्चे को लेकर द्विवेदी और रजवीर के साथ अंदर चला जाता है। प्रकृति उन लोगों को देखकर खुश हो जाती है और जब उसकी नज़र उसे बच्चे पर जाती है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है और वह भास्कर के पास आकर उसे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते, मेरे पास आओ। भास्कर अपने कदम पीछे लेकर बोला, मैं सिर्फ राखी पहनने आया हूँ, तुमसे रिश्तेदारी निभाने नहीं। प्रकृति भास्कर की बात सुन छोटा सा मुँह बनाकर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने भतीजे से बात कर रही हूँ। प्रकृति की बात पर भास्कर उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारा एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होगा, ठीक कहा ना? प्रकृति भास्कर को घूरते बोले, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहन को पॉइजन देते हुए? हर साल जो बहन आपके हाथ पर राखी बांधती है इस उम्मीद के कि आप उसकी रक्षा करोगे, लेकिन आप तो खुद मेरी जान के दुश्मन बन गए, तो अब क्यों आए हो राखी पहनने? प्रकृति के बाद भास्कर की आंखें में नमी छा जाती है और वो एक नज़र ऋतिक को गुस्से से घूरने के बाद प्रकृति से कहता है, सब तुम्हारे इस पति के कारण हो रहा है, जब से हमारे बीच आया है हम भाई बहन में सिर्फ झगड़ा हुआ है। प्रकृति भास्कर की बात पर आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखकर बोली, ऋतिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो सुधर चुके हैं। भास्कर प्रकृति की बात पर बोला, वो तो हमने गार्डन में देखा कितना सुधर चुका है। भास्कर की बात पर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, गार्डन में भाई से झगड़ा हुआ क्या? ऋतिक जो कि उनकी बातों को अनसुना करते हुए सिर्फ प्रकृति के बैग को देख रहा था, प्रकृति के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं। प्रकृति ऋतिक की नज़र पर अपने दांत कस कर उसे घूरती है और भास्कर के गोद में बैठे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, बुआ के पास आओ। भास्कर अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोला, भविष्य गुड टू योर आंट। भविष्य भास्कर की बात सुन प्रकृति की तरफ देखते हुए, हे बेबी, आई वॉन्ट कॉल यू आंटी, आई कॉल यू बेबी, ओके। और ऋतिक भविष्य की बात सुन अपने दांत पीसते बोले, डियर लंगर, दिस योर आंट, सो कॉल हर आंट। भविष्य ऋतिक की बात सुन भास्कर से बोला, डैड हु इज दिस चेरिक मैन? रिवान और सेल्वन जो कि वहाँ आ रहे थे। भविष्य की बात सुनकर रिवान की हंसी छूट जाती है तो ऋतिक उसे घूरने लगता है, जिस पर रिवान जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ऋतिक रिवान को अपनी जलती आंखों से घूरने के बाद भविष्य को घूरते हुए बोला, एक्चुअली इन रिलेशन आई फील आई लाइक योर अंकल, बट इफ़ यू से सो आई कैन बिकम योर गुरु। भविष्य ऋतिक की बात को सुनकर कंफ्यूज होते हुए भास्कर से बोला, गुरु? डैड, दिस इज नेम ऑफ आवर कुक, इज नॉट इट? रिवान हंसी से लुटपुट हो चुका था और सेल्वन उसे पूरी तरीके से घूर रहा। सेल्वन को अपने आप को उड़ता हुआ पाकर रिवान हंसते हुए उस पर गिर जाता है और गलती से सेल्वन के गाल पर थप्पड़ पड़ जाता। रिवान के थप्पड़ पर मारने पर सेल्वन उसे खुद से दूर धकेल देता है, जिससे बेचारा औंधे मुँह जमीन पर गिर जाता है और उसके कमर पर लगती है, जिस पर वो अपने कमर को सहलाते हुए गाड़ी के साथ खड़ा
कहता है पाप लगेगा तुझे हरामी आदमी। सेल्वन रिवान के बात पर उसे घूरते बोला, अगर तेरी हंसी एक बार भी निकली ना तो तेरे पेट में गोली मारूंगा। सेल्वन की धमकी पर रिवान मुंह बनाते हुए चुपचाप खड़ा हो जाता। वहीं भविष्य की बातों पर ऋतिक हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जिस कारण वो प्रकृति से, तुम अपना रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा करो, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। आरू ऋतिक की बात सुनकर बोली, लेकिन भैया मुझे आपको राखी बांधनी थी। आरू की बात पर ऋतिक, जो कि जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका था, आरू की तरफ देखते बोले, क्यों? प्रकृति ऋतिक की बात पर उसे पकड़ कर सोफे पर बैठा दे, क्योंकि वो आपके राखी बांधना चाहती है। ऋतिक प्रकृति के बाद पर आरू की तरफ देखने लगता है तो आरू जल्दी से एक सफेद रुमाल उठाकर ऋतिक के सर पर उठा देती है। द्विवेदी, भास्कर और राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोगों को अलग से इन्विटेशन दूं? भास्कर आरू की बात पर भविष्य को सोफे पर बैठा देता और ऋतिक से दूरी बनाकर बैठ जाता और बीच में राजवीर आकर बैठते हुए ऋतिक से कहता है, हेलो जीजू। राजवीर की बात पर ऋतिक उसे अपनी काली आंखों से एक नज़र घूरने के बाद अपना सिर हिलाकर चुपचाप बैठा रहता है। आरू तीनों को रुमाल देती है। उसके बाद उन सबकी तिलक करने के बाद उन्हें राखी पहनाती, फिर आरती करके उन चारों को मिठाई खिलाती है। तभी आलिया दौड़ते हुए नीचे आ जाती है। उसने हील पहन रखा था, जिस कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लगती है, जिस पर सेल्वन, जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था, उसे खुद को संभालने के लिए पकड़ ले। आलिया संभाल कर खड़ी होते हुए सेल्वन की तरफ देख रहे, थैंक यू। सेल्वन आलिया के हाथ को झटक कर अपने कपड़े को झाड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, जिस पर प्रकृति करते हैं, शल्लू बेबी। सेल्वन अपनी आंखें में कसकर बंद कर लेता है। वहीं ऋतिक बुरी तरीके से उन दोनों को घूरने लग। प्रकृति सेल्वन के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ कर बोली, कहाँ भाग रहे हो? राखी बांधनी है मुझे आपको। प्रकृति की बात सुनकर सेल्वन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या राखी? प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए रिवान की तरफ देखकर बोली, सारे बॉडीगार्ड रेडी करो, राखी बांधूंगे सबको, मैंने राखी खरीद कर रखी है। रिवान प्रकृति की बात पर खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे भी। ऋतिक रिवान की बात पर दांत पिसते बोले, क्यों, तुम्हें पहनने में मौत आ रही है? ऋतिक के गुस्से भरी आवाज पर प्रकृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, नो बॉस, मैं तो इनका बड़ी था, अचानक राखी में भाई बनूंगा? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऋतिक रिवान के बाद प्रकृति से बोला, तुम बस राखी रेडी करो। प्रकृति ऋतिक के बाद अपना सिर हिला देती है। वहीं आलिया सेल्वन को घूरते हुए आरू के पास जाकर कहती है, और तुम मेरे और बगैर रक्षाबंधन कैसे बना रही थी? रिवान आलिया को देखते हुए सेल्वन से धीरे से बोले, ये पटाखा लेडी तो बॉस की बड़ी बहन है ना, सच में बम है यार। सेल्वन रिवान के बाद पर उसे घूरते हुए अपना मुंह बंद करके रखो। रिवान सेल्वन की गुस्से भरी आवाज पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर जुबान से सिर्फ तारीफ निकलती है, जुबान बंद नहीं होती। और इसी खूबसूरती के चक्कर में एक बार अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे, भूल गए क्या? सिल्वर ने उसे घूर कर कहा, जिसे सुनकर रिवान मुंह बनाते बोले, तुम जैसे आदमी से तो रोमांटिक बात करना ही बेकार है। बीबी नहीं हूँ तुम्हारी जो मुझसे रोमांटिक बात करोगे। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बकवास की ना, कसम से गोली मार दूंगा तुम्हें। सेल्वन ने फ्रस्ट्रेट में गुस्से में कहा, जिसे सुनकर राबिन कुछ पल चुप रहकर आलिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरा और इसका टाका भिड़वा दो ना। सेल्वन अपने घर की तरफ इशारा करते हुए, आगे मारो कि पीछे? रिवान सेल्वन की धमकी पर मुंह बनाता है। वहीं प्रकृति, भास्कर, द्विवेदी और राजवीर को राखी बांधती है। उसके बाद सेल्वन और रिवान को भी राखी बांधती है। रिवान राखी को देखते हुए रोने जैसा चेहरा बनाकर प्रकृति से कहता है, यार हम दोनों तो दोस्त हैं ना, कोई बात नहीं, अब हम दोनों भाई बहन हो गए और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। प्रकृति ने रिवान को मिठाई खिलाते हुए, जिसे सुनकर रिवान मुंह बना लेता है। प्रकृति सभी बॉडीगार्ड्स को राखी बांधती है, लेकिन उसका एक फायदा हो गया था कि सभी ने उसे 500 रुपये दिए थे, जिस कारण प्रकृति को करीब 20,000 मिल गए थे, जिससे प्रकृति बहुत खुश थी। रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। प्रकृति अपना लंच करते हुए भविष्य की तरफ देखकर बोली, भविष्य आप स्कूल जाते हो? भविष्य रोटी रोल करके खाते हुए प्रकृति से बोला, यस गो टू डे केयर। भविष्य की बात पर ऋतिक एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद चुपचाप अपना लंच करने लगता है और सभी लोग अपना लंच एक साथ करते हैं। लंच खत्म होने के बाद भविष्य भास्कर की तरफ देखते हुए बोले, डैड वील गो टू मॉम। भास्कर भविष्य की बात सुनकर अपना सिर हिला प्रकृति से बोला, मैं तुम्हारी भाभी को अमेरिका से इंडिया ले आया हूँ और अब ये लोग यहीं रहेंगे, इसलिए कर्नाटक मिलने आना। ऋतिक भास्कर की बात पर, हम फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए नहीं बनेगा। ऋतिक की बात सुन प्रकृति कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए, ये कब प्लान हुआ? ऋतिक प्रकृति के बात पर, शारंग फैमिली। प्रकृति अपना सिर हिला देते वहीं राजवीर आलिया की तरफ देखते हुए कहता है, आप घर नहीं चलोगे? यहीं पर बस कर रहना है क्या?
आलिया राजवीर की बात पर उसे घूर कर बोला, तेरी क्यों जल रही है? तुझे रहना है तो तू भी रह जा, और मैं यहाँ पर अभी बुटीक की ट्रेनिंग ले रही हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रही, क्योंकि अभी मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ है। राजवीर आलिया की बात पर मुंह बनाते हुए प्रकृति की तरफ देख कर बोला, ज़्यादा बकबक करोगे तो रेल के डिब्बे में बंद करके भेज देना। प्रकृति राजवीर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भास्कर उन लोगों के झगड़ों के बीच में आते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम निकल रहे हैं। भास्कर की बात पर प्रकृति उसे साइड में गले लगाते हुए बोली, भाई कुछ दिन यहीं पर रह जाओ ना प्लीज़। भास्कर प्रकृति की बात पर ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए बोला, शायद हमारा यहाँ पर रुकना तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा। प्रकृति भास्कर की बात सुनकर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम? ऋतिक भास्कर की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल सही समझे, मुझे अनजान लोग अपने घर में अच्छे नहीं लगते। भास्कर ऋतिक के घमंड पर घोर कर उसकी तरफ देखने के बाद द्विवेदी से बोला, चलते हैं। द्विवेदी भास्कर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, आप लोग निकलो। भास्कर द्विवेदी को बात पर अपना सिर हिला देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और द्विवेदी दूसरी गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोले, तुम? ऋतिक प्रकृति के बात को बीच में काट कर, रात को बात करेंगे, इतना कहकर ऋतिक शेरवन की तरफ देखते हुए बोला, सारंग विला चलते हैं। शेरवन अपना सिर हिला देता है और ऋतिक के साथ सारंग विला के लिए निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद विक्रम प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, हम भी अब निकल रहे हैं। प्रकृति विक्रम की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, यार एटलीस्ट आप लोग तो रुक जाओ। आरू प्रकृति की बात पर बोली, हम फिर आएंगे, अभी कुछ मुंबई में रहने वाले हैं, लेकिन अभी सारंग विला जाना जरूरी है, प्लीज़। प्रकृति आरू की बात पर मुंह बनाते उसे गले लगाकर बोली, ठीक है, लेकिन रुको। इतना कहकर प्रकृति ढेर सारी मिठाई के डब्बे लाकर आरू को देते हुए बोले, इसे बनी को दे देना। आरू प्रकृति की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती और विक्रम के साथ वो लोग सारंग विला के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद आलिया प्रकृति से बोली, यार तेरा पति हमेशा सारंग विला क्या करने जाता है, क्योंकि वो सारंग फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं। प्रकृति ने जवाब दिया, जिसे सुन आलिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो कुछ और ही लगता है, जैसे वो किसी को देखने जाता हो। प्रकृति घुरकर आलिया की तरफ देखती और रिवान की तरफ देखते हुए कहती, रावण रानी और रोनी को लेने जाना है। वो लोग अब ऑर्फनेज गए हुए थे, क्योंकि रानी को बहुत लोगों की राखी बांधनी थी और रानी को पहनना। रिवान प्रकृति के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने। इतना कहकर रिवान ऑर्फनेज के लिए निकल जाता है। अनमोल का अपार्टमेंट। रिया अनमोल का इंतजार करते हुए बैठी थी, क्योंकि अनमोल सुबह से बिना रिया को बताए गायब था। जब अनमोल के अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है, रिया जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, इतना वक्त लगता है आने में, मैं आपको अपने साथ सारंग विला। यह कहते हुए रिया चुप हो जाती है, क्योंकि सामने द्विवेदी खड़ा हुआ था। रिया को रेडी खड़ा देख द्विवेदी बोला, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, जी नहीं, लेकिन आप यहाँ? द्विवेदी रिया की बात पर बोला, मैं अनमोल से मिलने आया था, आप कहीं जा रही हो? रिया अपना सिर हाँ में हिलाते बोला, हाँ, मैं हर साल रक्षाबंधन में सारंग विला जाती हूँ, लेकिन पता नहीं अनमोल कहाँ रह गए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जिसे सुनकर द्विवेदी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।